नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन सुकृति आरव आरोग्यम क्लिनिक के तहत इस साइंटिफिक वीडियोस में आप सभी को जागरूक करने के लिए आज बताने वाला हूं कि क्यों लगातार कब्ज की समस्या बनी रहती है ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट्स में। ये विषय इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन गया कि जब मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट्स के ऊपर शोध शुरू किया, आज के तकरीबन 4 वर्षों पहले की ये बात है, तो हमने जब डाटा कलेक्ट किया तो मैंने देखा कि लगातार पेशेंट्स के अंदर एक आम लक्षण थी। भले उनका शुगर ठीक है तो कम, ठीक नहीं है तो ज़्यादा, या किन्हीं का ठीक होने के कई वर्षों तक भी ये लगातार समस्या कब्ज की बनी रहती है। अब इसका निदान क्या है? जो भी पेशेंट आता है उनको एक समस्या की सर हमें कब्ज रहती है, सर शुगर की दवाइयाँ खाते हैं तो भी रहती है, बंद रहती है तो भी रहती है, इंसुलिन लेते हैं तो भी रहती है। ये ऐसा कौन सा कब्ज है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को जो कब्ज आम दवाइयों से नहीं जाता? बहुत मुश्किल होती है जाने में। कई सारे पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक मेडिसिन किसी तरह के फकिया पाउडर इत्यादि भी खाने लगते हैं। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसका निदान ज़रूरी है। स्वास्थ्य क्रांति का मिशन है, हमारा जुनून, हमारी पैशन है ये चीज़, तो इसका निदान ज़रूरी है। अब इस पर रिसर्च शुरू हुई 4 वर्ष पहले। लगातार शोध के बाद और कोशिशों के बाद बहुत सारे पेशेंट्स को जानकर, देखकर, लक्षणों, उसके पैथोफिजियोलॉजी को समझते हुए अब निष्कर्ष आया तो मैंने ये वीडियो बनाया। तो आइए जाने इस वीडियो में कि क्या है ऐसा। जैसा कि मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ से जुड़ा जो कब्ज है ये विशेष कब्ज का प्रकार है। ये आम कब्ज की तरह नहीं। आम कब्ज में हो सकता है कि कोलोनिक ट्रांजिट टाइम कम हो, आम कब्ज में कभी फाइबर्स की कमी से हो जाए, लेकिन डायबिटीज़ का जो कब्ज है ये विशेष किस लिए है? कारण है डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, यानी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो नस के प्रकार, जो नस का समूह जिसकी वजह से आंतों में आपके जकड़न होती है, आंत जो है आपके काम करते हैं, और जो स्टूल है वो आपके इंटेस्टाइन में पास करता है, उसमें डिसफंक्शन होना, उसका डिसरेगुलेशन होना, उसमें कमी आना। यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो कि आपके पेट की चाल, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, आंतों की चाल को डिटरमाइन करता है, और इसका जुड़ाव होता है आपके हार्ट के चाल से भी, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये ऑटोनॉमिक है, ऑटोमेटिक है, इसका कोई कंट्रोल नहीं होता। अब क्या कर सकते हैं? हुआ क्या कि जैसे ही आपको डायबिटीज़ हुई, कुछ साल हुए आपको डायबिटीज़ के, तो आपके जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसमें सूजन आने लगी, ये शिथिल पड़ने लगा आपके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के चलते। जो न्यूरोनल डैमेज है, माइक्रो वेस्कुलर डैमेज, ये न्यूरॉन्स में होता है, इसके वजह से सबसे ज़्यादा असर होता है एडवांस्ड ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स का, जिसको हम लोग एजेस बोलते हैं। ये ऐसा डैमेज करता है नसों के अंदर कि नस शिथिलता से पूरी परिपूर्ण हो जाती है। अब आप सोचिए कि जिनकी कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी स्टडी हुई उसमें साइनस एरिथमिया आता है, यानी हार्ट के चाल में भी लगातार बढ़ोतरी हुई आता है, इवन एट रेस्टिंग हार्ट रेट बहुत हाई आती है, पैल्पिटेशंस होता है, बेचैनी, घबराहट। वैसे ज़्यादातर पेशेंट्स को कब्ज की भी समस्या होती है, मैंने देखा है। और ऐसे ही पेशेंट्स को पॉस्चुरल हाइपोटेंशन, यानी बैठ कर उठने पर चक्कर की समस्या हो, और ये तीनों जुड़ी हुई हैं। दिलचस्प बात यह है कि कितने लक्षण अलग हैं। हार्ट में पल्पिटेशन का होना, बैठ कर उठने पर कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरा हो जाना, और कब्ज की समस्या, ये तीनों अलग लगती हैं लेकिन तीनों जुड़ी हुई हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। अब हुआ क्या कि ये जो नस की समूह है, जो नस का सिस्टम है, जब इसमें शिथिलता आई, इसमें जकड़न हुआ, ये खराब होने लगा, तो फिर आपके आंतों के चाल में डिसरेगुलेशन होने लगी, यानी आंत जो थी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगी, कॉन्ट्रैक्शंस कम हो गई। और कॉन्ट्रैक्शंस होती भी थी तो इतनी पावरफुल नहीं होती थी कि जो आपके खाना से पैखाना बना, आपका जो स्टूल बना, मल बना, उसको आंत से निकाल करके मलद्वार की तरफ ले जाए, पहली बात। दूसरी बात, कोलोनिक मोटिलिटी भी इफेक्ट होती है, यानी कोलॉन्स जो हैं, जो बड़े आंत हैं, उनके अंदर भी सूजन आ जाता है, उनके अंदर नसों के सिस्टम डैमेज होने की वजह से वो जब आपके मल द्वार के तरफ फाइनल जो फीकल मैटर है या जो मल है उसको निकालते हैं, उनके अंदर भी शिथिलता आती है, उसके रिसेप्टर्स में भी शिथिलता आती है। इन दोनों के अलावा जो गट के बायोम्स हैं, यानी मैं बात करूं अच्छे बैक्टीरियाज की, अच्छे
फंगस की, जो कि खाने को पचाने के साथ साथ आपके गट के हेल्थ को मेंटेन करते हैं, वो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के बहुत सफ़र करते हैं, जिनके वजह से कब्ज की समस्या लगातार बनी रहती है। अब इन अच्छे बैक्टीरियाज का, इन अच्छे फंगस का वहाँ पे नहीं होने का एक और दुष्प्रभाव होता है कि गट के अंदर, यानी आंत और आंत के अंदर का जो अलग अलग सा हार्मफुल बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इत्यादि, ये ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से लगातार आपको कब्ज की समस्या ही नहीं बनती, पेट फूलना भी एहसास हो सकता है, गैस बन सकता है, पेट में जलन की समस्या होती है। इन सब के अलावा जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें देखा गया है कि उनकी जो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी है, इसके अलावा जो अन्य नसें हैं, विशेषकर सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, उनमें भी शिथिलता पाई गई है, जिसकी वजह से पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं, जो वृद्ध हैं या जो लोग लंबे अरसे से डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, तो जो फ्लोर ऑफ द पेल्विस के मसल्स हैं, जो मल द्वार के आसपास के मसल्स हैं, जो आपके आंत में कब्ज रहने के बाद दबते हैं जब आप एफर्ट लगाओ, जोर लगाओ, और उनके वजह से कब्ज की समस्या नहीं होती, मल जो है मल द्वार से निकल जाता है, उन मस्कुलेचर में, उन मांसपेशियों में भी तनाव की कमी आ जाती है, वो मांसपेशियां सूखने लगती हैं, शिथिल पड़ने लगती हैं डायबिटीज़ के असर से, जिसकी वजह से कि स्टूल आपका पूरी तरह से नहीं निकल पाता। यानी कब्ज की समस्या कैसे कैसे जुड़ी, डायबिटीज़ के साइड इफेक्ट से जुड़ी, माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन से जुड़ी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नसों की दिक्कत से जुड़ी, जो आंत के अंदर नसें गई हैं, इसके साथ साथ आपके मांसपेशियों में तनाव की कमी, सुस्ती, कमजोरी से जुड़ी जो मांसपेशियां मलद्वार के आसपास यानी कूल्हे के आसपास की होती हैं, जिनसे आपका आराम से स्टूल अगर जोड़ दो तो निकल सकता है। इन सब के अलावा जो गट बायोम से, गट के अंदर अच्छे बैक्टीरियाज हैं, ये भी कम हो जाते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस के वजह के तौर पे, जिससे आपको धीरे धीरे कम होने लगती है अच्छे बैक्टीरिया से, खाना पचने में दिक्कत होती है और स्टूल फिर आपका कॉन्स्टिपेटेड होता है। इसी वजह से नॉर्मल जो पाउडर, फकिया या कोई भी और इसबगोल इत्यादि है, डायबिटीज़ के पेशेंट को काम नहीं करती। क्या काम करता है? तो फिर इन्हें सबसे पहले प्रारंभिक तौर पे खान पान में फाइबर्स की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। हाई फाइबर्स खाइए, प्लांट फाइबर्स मेनली खाइए। दूसरा, पानी खूब सारा पीजिए। तीसरा, स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकते हैं जो कि बहुत हद तक काम करते हैं, लैक्टुलोज इत्यादि, लेकिन फिर उससे पेट फूलने की समस्या हो सकती है, तो अपने डॉक्टर से सलाह के बाद 5 से 10 दिन तक ले सकते हैं। एक्सरसाइजेस कीजिए जिससे आपका ये नस वाला सिस्टम एक्टिव रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस। और इनके अलावा अगर आपको पोस्चुरल हाइपोटेंशन है, कैंस स्टडी टेस्ट कराइए। आपके हार्ट में एरिथमिया है तो भी कार्डियक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी स्टडी कराना इंपॉर्टेंट है। और इनके अलावा ज़रूर अपना पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का टेस्ट कराइए कि कहीं एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, कहीं एंजाइम्स में, पैंक्रियाज में सूजन तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से कब्ज हो। तो कब्ज जो एक डायबिटीज़ का है, इसका संपूर्ण कारण खोजने के बाद ही आपको कब्ज से निजात मिल सकता है। कई सारी ऐसी गोलियां हैं, जैसे मैंने आपको बीते दिन बताया कि मेटफॉर्मिन से डायरिया होने का खतरा बढ़ता है, और ज़्यादातर 50% लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं जिनको डायरिया हुआ है, उनमें पाया गया कि मेटफॉर्मिन की डोजेज काफ़ी हाई डोज में चल रही हैं। इस वजह से ही, क्योंकि बॉर्डर के अंदर जो गट का बॉर्डर है, इंटेस्टाइन के बॉर्डर है, उसमें डाइसैकराइडाइज एक्शन को ये बंद करता है, स्टॉप कर देता है मेटफॉर्मिन, इस वजह से। तो कारण पहचानिए, कब्ज के जड़ तक जाइए, तभी जाकर के डायबिटीज़ के पेशेंट है तो कब्ज से आपको निदान मिल पाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।